स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ एक इम्पोर्टेंट नावल जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसका एक सिंबलिज्म वाला सवाल हम डिस्कस करेंगे। सिंबल्स होती क्या हैं, सिंबलिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इस नावल के अंदर कौन कौन सी सिंबल्स राइटर ने इस्तेमाल की हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं आपके साथ हार्ट ऑफ डार्कनेस की जो समरी और ब्रीफ एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में इस मतलब एक सवाल पूछा जाता है कि इस नावल के अंदर सिंबलिज्म कहाँ कहाँ और कैसे कैसे राइटर ने इस्तेमाल की है। तो इस नावल की सिम्बॉलिक एक इम्पॉर्टेंस है, एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है, हम उसको देखेंगे। तो पहले तो सिंबलिज्म की ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए थोड़ी सी डिज़ाइन की है, छोटी सी। ये देखें, ये कोई 4.5 लाइन्स पर मबनी ये एक आपकी डेफिनेशन है। इसको पहले ज़रा समझ लीजिए कि सिंबलिज्म होती क्या है। और स्टूडेंट्स, इसको आप एक ही बार समझ लीजिए, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर जब हम डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह की डेफिनेशन की ज़रूरत जो है वो अक्सर पड़ती रहती है। तो आप एक ही बार एक ही डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और ताकि फिर आपको सिंबलिज्म का कोई भी सवाल आता है, चाहे वो पोइट्री में, चाहे वो नावल में, चाहे वो ड्रामा में, तो आपके लिए आसानी पैदा हो। स्टूडेंट्स, मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए ताकि आपके लिए मोबाइल की विजिबिलिटी जो है, इसकी वीडियो की विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें ये रोटेशन के ऑप्शन पे लगी जो है वीडियो जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन का आगाज़ करते हैं। सिंबलिज्म मीन्स द यूज़ ऑफ सिंबल्स। सिंपल सी बात है कि सिंबलिज्म का मतलब ये होता है कि सिंबल्स का इस्तेमाल करना, अलामतों का इस्तेमाल करना। और ये करते कौन है? पोइट्स भी करते हैं, राइटर्स भी करते हैं, ड्रामाटिस्ट भी करते हैं। वैन ए पोइट और ए नॉवलिस्ट, जब एक शायर या एक नावल निगार जो है डिस्कसेज ए थिंग, एक चीज़ को डिस्कस करता है, ए पर्सन या किसी शख्स को डिस्कस करता है, और ए प्लेस या किसी जगह को, आर एन इंसिडेंट, और हत्ता कि एक पूरे वाक़या को जब वो डिस्कस करता है, किस सेंस में? सिम्बॉलिकली। जब वो सिम्बॉलिकली डिस्कस कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है ही इज़ टॉकिंग इन द डीपर और द वाइडर सेंस, कि वो बात को वाइडर सेंस में और डीपर सेंस में हम तक कन्वे करना चाहता है। सरफेस लेवल पे तो चीज़ें, शख्स और वाक़यात कुछ और नज़र आते हैं, कुछ और हैं, लेकिन अगर गहराई में जाके देखा जाए या उसका वसी वसी तनाज़र में एक वाइडर पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाए, तो राइटर जो है वो कुछ डेप्थ वाली चीज़ें, गहराई वाली चीज़ें जो है वो बयान करना चाह रहा होता है। तो ये इसको सिंबल मीनिंग कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। द इफेक्टिव यूज ऑफ सिंबल्स, और सिंबल्स का जो इफेक्टिव इस्तेमाल होता है, इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि गिव्स या अटैचेस, क्या अटैचेस एडिशनल मीनिंग्स। तो ये यानी एडिशनल मीनिंग्स, यानी मोर दैन व्हाट इज़ बीइंग वॉच्ड या व्हाट इज़ बीइंग फेल्ट, यानी जो कुछ नज़र आ रहा होता है या जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं उससे बढ़ के एडिशनल मफहूम, यानी ज़ायद मफहूम दे रहा होता है, एडिशनल मफहूम दे रहा होता है टू थिंग्स, चीज़ों को, पर्सनस को, प्लेसेस को, रत्ता के इंसिडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये तो सिंबल होगी, ये सिंबलिज्म का इस्तेमाल हो गया। सिंबल आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ जो शेप्स या मुख्तलिफ़ जो एनिमल्स हैं वो सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो शेर है, लॉयन है, वो बहादुरी की सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो एक ब्रेवरी की सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो जैकल है, गीदड़ है, वो बुज़दिली की एक सिंबल यानी कवर्टाइज के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हाथी जो है वो बेढंगेपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिराफ जो है वो एक लंबे कद के लिए, ऊँट भी जैसे हम ये एग्जांपल दे लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं ये सिंबल्स बन जाती हैं। जैसे फाख्ता, जिसे हम डव कहते हैं, वो एक पीस की एक अलामत बन जाता है। इस तरह मुख्तलिफ कलर्स भी मुख्तलिफ कोई ना कोई सिंबल जो है वो के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह इंसिडेंट्स भी, वाक़यात भी, बाज़ का स्टोरीज़ के अंदर, कहानी के अंदर, नावलों के अंदर, ड्रामास के अंदर जो राइटर्स हैं वो चीज़ों को सिंबॉलिक सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इस स्पेसिफिकली इस नावल से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि इन द लाइट ऑफ डेफिनेशन, दर्जा वाला डेफिनेशन की रोशनी में, वी कैन से दैट, अब ये कह सकते हैं, द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस, कि ये जो हमारा नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस है इज़ फुल ऑफ सिम्बलिज्म, वो सिम्बलिज्म से भरा हुआ है। जगह जगह हमें सिंबल्स का इस्तेमाल नज़र आता है। देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, पर्सनस हैं एंड इंसिडेंट्स हैं, दैट कैन बी डिस्कस्ड ऑन सुपरफिशियल लेवल, जिसको हम सुपरफिशियल लेवल यानी सतही सतह पे भी, लेवल पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऑन द डीपर से लेवल, और अगर हम गहराई में जाके बात करें तो वो डीपर लेवल पे भी
वो उसको डिस्कस किया जा सकता है। जोसेफ कॉनरैड हैज़ ट्राइड टू कन्वे द डीपर ट्रुथ्स इफेक्टिवली, और उसने गहरी सच्चाइयाँ जो हैं यानी सिंबलिज्म का इस्तेमाल करके हमारे राइटर जोसेफ कॉनरैड ने हमारे जो डीपर ट्रुथ है, ये गहरी सच्चाइयाँ हैं, वो यहाँ पे इस नावल के अंदर बयान करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन द नावल अंडर डिस्कशन, और इस नावल में जितने भी ज़ेर बहस नावल अंडर डिस्कशन ज़ेर बहस होगा, इस ज़ेर बहस नावल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हैव सम आर द अदर, वो किसी न किसी तरह बेटे का रखते हैं, सिम्बॉलिक मीनिंग रखते हैं, सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हैं, सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। मसलन यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम एक पर्सन है, एक शख्स है यहाँ पे दिखाया गया है जो कि इस नोवेल का सबसे ज़्यादा अहम करैक्टर है, या अहम तरीन कह लें, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है, सेंट्रल करैक्टर कह लें, मरकज़ी किरदार कह लें, वो मिस्टर कर्ट्स है। मिस्टर कर्ट्स को भी राइटर ने सिम्बॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया, यानी मिस्टर कर्ट्स का करैक्टर दिखाकर राइटर जो है उसको डीपर सेंस में कुछ और भी दिखाना चाह रहा है, वाइडर सेंस में बात करना चाह रहा है। ये वो देखते हैं वो क्या है। मिस्टर कर्ट्स हु सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट्स, जो कि अलामती तौर पर रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है द ग्रीड एंड कमर्शियल मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। यानी ये देखें, ये इस नावल के अंदर वाइडर सेंस में बात की गई है कि इस बंदे की, मिस्टर कर्ट्स की जो ग्रीड है, इसका जो लालच है, हाथी के दांत इकट्ठा करने का उसका जो जुनून है, उसको बेस बनाकर राइटर वाइडर सेंस में क्या बताना चाहता है कि ये असल में ये बंदा यानी मिस्टर कर्ट्स जो है, ये जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है अलामती तौर पर किसकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की जितने भी लोगों की जो उस ज़माने की जो कमर्शियल मेंटालिटी थी, उनकी जो तजारती सोच थी, या उनका जो लालच था, उसको जाहिर करता है। क्योंकि उस ज़माने में मैंने आपको बताया बेटे कि ये कहानी चूँकि इसकी बैकग्राउंड पे जारी बात है कि राइटर जो है इसने इम्पीरियलिज्म को दिखाने की कोशिश की है और कॉलोनियलिज्म को दिखाने की कोशिश की है। इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस जो हैं और जो कॉलोनिस्ट हैं या कॉलोनाइजर्स जो हैं, वो किस तरह से पसमानदा और बैकवर्ड कंट्रीज़ के ऊपर उनके वसाइल पर कब्ज़ा करने की गर्ज से उनमें मुदाखलत करते रहें, इंट्रूड करते रहें, और उनके ज़ाती मामलात में मुदाखलत करते रहें, और अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि हम तो इनको तहज़ीब सिखाने के लिए आए हैं, हम तो इनको महज़्ज़ब बनाने के लिए आए हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये पसमानदा हैं, लेकिन इस आड़ में वो बहुत कुछ लूटते रहे हैं। ये ग्रीड है, लालच। यानी जैसे यहाँ बरसगीर पाक हिंद में ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे आके जो है उन्होंने यहाँ पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे कुदरती वसाइल थे, उनको बेरहमी के साथ मर्सीलेसली जो है वो लूटा भी है। द ग्रीड एंड द कमर्शियल मेंटेलिटी, यानी उनकी तजारती सोच को ऑफ द वेस्ट पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। मिस्टर कर्ट्स ओनली जार, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स की जो वाहिद ख्वाहिश है एंड एम्बिशन है इज़ टू कलेक्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आइवरी, कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो कलेक्ट करना चाहता है कि इनकी हाथी के दांतों के। अफ्रीका में आप जानते हैं उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते थे, और उसके जो टस्क हैं, उसके जो एवरी है, उसके जो दांत हैं, वो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में कमर्शियली यानी तजारत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये उनका चीफ इंटरेस्ट था। यहाँ पे मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और भी नेचुरल सोर्सेज पे जारी बात उनकी निगाह होगी, उनकी नज़र होगी, लेकिन इस नावल में ख़ास तौर पे मिस्टर कर्ट्स को हाथी के जो दांत हैं वो कलेक्ट करते हुए दिखाया गया है। सो दिस एक्सप्लॉयटेशन, और ये जो लूट मार है, ये तो इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ द वर्स्ट नेचर, वो वर्स्ट नेचर की है, ये बदतरीन नोयत की, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर कर्ट्स, और इसको मिस्टर कर्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब ज़रा खुद इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स के किस तरह से कितने हाथी जो है वो मारे जाते होंगे, उनकी कितने बड़े स्केल पर, कितने बड़े पैमाने पर किलिंग की जाती होगी इन हाथी दांतों के हसूल के लिए। तो ये इससे सारा कुछ ज़ाहिर होता है। दिस एक्सप्लॉयटेशन वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव था, मेजर यानी बड़ा मकसद था, एंड एम था ऑफ द कॉलोनाइजर्स, अनकोलोनाइजर्स का, यानी वो जो तब कमज़ोर मुल्कों को अपनी कॉलोनियाँ बना लेते थे, ताकतवर ममालिक जो हैं वो कॉलोनाइजर्स कहलाते हैं। दे यूज़ टू एक्सप्लॉइट, वो इस्तेहसाल किया करते थे, लूट मार करना एक्सप्लॉइट होता है, लूट लिया करते थे द बैकवर्ड नेशंस यानी पसमानदा ममालिक को मर्सीलेसली एंड ब्रूटली, और इसके लिए अगरचे उन्हें कोई ब्रूटल फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े तो वो भी जब वो इस्तेमाल किया करते थे। इस नावल के अंदर 2-3 जगह पे, मैंने समरी के अंदर भी और इस नावल में कई जगह पे हम ये देखते हैं कि ब्रूटल फोर्स को इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की कुव्वत को इस्तेमाल किया गया मुकामी बाशिंदों को, जो लोकल पीपल थे, जैसे स्याह फार्म थे ना अफ्रीका के अंदर, तो जाहिर बात है स्याह फार्म रहते हैं, नेग्रोस हबशी टाइप के किस्म के लोग रहते हैं। वी कैन सी ब्रूटल इंसिडेंट, और यहाँ पे हमें एक ब्रूटल इंसिडेंट नज़र आता है, वहशियाना वाक़या नज़र आता है
वाइल रीडिंग द नावल, इस नावल को पढ़ते हुए। मिस्टर कर्ट्स इज आल्सो सिंबल ऑफ एक्सेसिव लव फॉर पावर। और मिस्टर कर्ट्स को अगर हम गौर से देखें तो उसे जो इक़्तिदार का या पावर का या ताकत का एक एक्सेसिव लव उसके लिए वो रखता है, यानी बहुत ज़्यादा वो चाहत रखता है, बहुत ज़्यादा उसे मोहब्बत है किस साथ, पावर्स के साथ, क्योंकि उसने मुकामी लोगों को और मिस्टर कर्ट्स जो है ये एक इनर स्टेशन, मैंने आपको बताया था ना कि वो जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द जंगल, द फॉरेस्ट में वाक़या था, यानी सबसे गहरे हिस्से में वाक़या था, ये उसका इंचार्ज है और उसी का ये करता धरता है, उसका ये एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका ये गवर्नर है, उसको ये चलाता है, उसको गवर्न करता है, उसको कंट्रोलर है, उसी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये उसकी जो पावर है ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जब उनको इस तरह का इक़्तिदार मिलता है तो वो अपने पावर को नीचे आने नहीं देते, वो किसी भी सूरत में उसको जो है वो बरकरार रखना चाहते होते हैं। ही रूल्स ओवर, वो हुक्मरानी करता है, ही रूल्स ओवर द बैकवर्ड पीपल के पावरफुली, ही यूजेज इवन, और हत्ता कि वो इस्तेमाल करता है, ही यूजेज इवन ब्रूटल फोर्स टू कीप हिमसेल्फ इन पावर, अपने आप को पावर में रखने के लिए एंड रूल और इक़्तिदार में रखने के लिए। मोर ओवर मिस्टर कर्ट्स इज आल्सो सिंबल ऑफ चेंज। और फिर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं मिस्टर कर्ट्स एक चेंज की भी सिंबल है, क्योंकि ये जब ये शख्स आया था यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड था, बहुत ज़्यादा महज़ब था, जर्मनी से आया था, यूरोप से आया था, और यहाँ पे जब मुकामी लोगों को उसने देखा कि यहाँ पे तो ये स्याह फाम लोग हैं और ये इनको कोई तालीम नहीं है, इनको कोई तमीज़ नहीं है, ये बैकवर्ड है, ये पसमानदा है, यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कौन सा कोई जुडिशल सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, तो जहाँ पे वो जो चाहे वो करता फिरे। और वो ऐसा ही हुआ, और किसी भी कानून की गैर मौजूदगी में, क्योंकि वहाँ पे लॉ तो कोई था नहीं, तो दैट्स वाई उसको एक फ्री हैंड मिला हुआ था और उसने इस फ्री हैंड को यूटिलाइज़ किया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है ये, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि ये ख़ुद भी उनमें रच बस गया, यानी ये इन डंगरों के साथ आके डंगर ही हो गया, यानी एक महज़ब शख्स था, एक सिविलाइज था और ये अनसिविलाइज थे। तो इसने उनके साथ आके, यानी उनके साथ जब वो रहना शुरू कर दिया मिस्टर कर्ट्स ने, तो वो ख़ुद भी अनसिविलाइज्ड हो गया और उनकी अनसिविलाइज किस्म की जो रसूमात थी, उनकी जो रिचुअल्स थी, उनकी जो कस्टम्स थी, उनकी जो ट्रेडिशंस थी, उनके जो त्यौहार थे, उनके जो फेस्टिवल्स थे, उन सब में वो ऐसे ही शिरकत करने लग गया जैसे वो बैकवर्ड और ये लोग जो जिस तरह से बैकवर्ड तरीके से और जिस तरह से अनसिविलाइज तरीके से वो इसमें शामिल होते थे। तो ये एक चेंज को ज़ाहिर करता है कि इस तरह इंसान के अंदर ये चेंज भी आ सकता है जिस तरह मिस्टर कर्ट्स को ऊपर ये चेंज आया है। तो वाइडर में सेंस में बात करें तो राइटर ये तमाम ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये बात जो तो उसका वो जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, बताना चाहता है। वाइल स्टेइंग इन कॉन्गो फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक तवील अरसा कॉन्गो में गुजारने के बाद वो भी एक तब्दीली से दुचार हो जाता है। वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ बारबरिज्म, ये देखते हैं कि उसके ऊपर भी बारबरिज्म का, क्योंकि वैशीपन का उसके ऊपर असर हो जाता है अपॉन ए सिविलाइज्ड मैन, एक महज़ब इंसान पर। व्हेन ही केम इन दिस डार्क कॉन्टिनेंट, जब इस डार्क कॉन्टिनेंट में आया था, इस तारीख बर आज़म में आया था, अफ्रीका में आया था, ही वॉज अ सिविलाइज्ड मैन बट ही बिकेम सवेज, लेकिन वो खुद सवेज बन गया, वैशी बन गया, अनसिविलाइज्ड बन गया बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग स्टे, तवील क़याम की वजह से इन द डार्क कॉन्टिनेंट। दिस थिंग सिम्बलाइजेज द इररेजिस्टिबल इन्फ्लुएंस, और ये चीज़ जाहिर करती है कि ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है इंसान के ऊपर बारबरिज्म का कि इसके सामने इंसान रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, इंसान इसको रोक नहीं सकता, इंसान इसके सामने मज़ाहमत नहीं कर सकता। इररेजिस्टिबल ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होगा नाकाबिल मज़ाहमत, यानी ऐसी चीज़ जिसके साथ इंसान मज़ाहमत ना कर सके, जिसको रोक ना सके। तो इररेजिस्टिबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बारबरिज्म अपॉन सिविलाइज्ड मैन, उस सिविलाइज्ड मैन पे जैसा कि हो जाते हैं। हु गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम सिविलाइज्ड सोसाइटी, जो कि एक मौजूद माशरे से कट ऑफ हो जाता है, उससे आइसोलेटेड हो जाता है, उससे जुदा हो जाता है। तो चूँकि ये यूरोप से जो कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी काउंट की जाती थी, उससे जो कि आइसोलेटेड हो गया था, अलग हो गया था, ये अलग थलग हो के इधर आ गया था, तो दैट्स वाई इसके ऊपर भी ये इस तरह के बारबरिज्म को जो इन्फ्लुएंस हैं वो हो गए और उसको वो रेजिस्ट नहीं कर सका। और ये चीज़ ये भी ज़ाहिर कर दी कि इंसान के अंदर ना ईवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, यानी अच्छी फितरत भी है, बुरी फितरतें भी होती हैं, ईवल इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं। तो ये भी ज़ाहिर करता है कि ईवल इंस्टिंक्ट्स इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, वो डॉर्मेंट होती हैं, वो सोई होती हैं, और जब उसको इस तरह का माहौल मिल जाता है तो वो उसकी जो सोई हुई जो इस तरह बैड इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो जाग जाती हैं, और जैसा कि इस मिस्टर कर्ट्स के अंदर जाग गई। इट ऑल्सो शोज़ दैट ईवल इंस्टिंक्ट्स कॉन्टीन्यू टू एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर ये मौजूद रहती हैं, एग्जिस्ट करती रहती हैं और एग्जिस्ट करना जारी रहती हैं।
नो मैटर हाउ सिविलाइज्ड ही मे हैव बिकम, चाहे वो कितना ही, ये नो एक मैटर हाउ का मतलब चाहे वो कितना ही बनेगा, नो मैटर हाउ सिविलाइज्ड ही मे हैव बिकम, चाहे वो कितना ही सिविलाइज क्यों ना बन चुका हो। दीज एविल इंस्टिंक्ट्स, और ये बुरी फितरतें, बुरी जिबलतें जो है लाइक डॉर्मेंट, खाबिदा रहती हैं, सोई रहती हैं विद इन ह्यूमन बींग्स। दीज इंस्टिंक्ट्स स्टार्ट वर्किंग, और ये फिर ये इंस्टिंक्ट्स जो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं इन द फेवरेबल एनवायरनमेंट, जब उनको अपना पसंदीदा माहौल मिलता है, एंड देन गवर्न द होल कंडक्ट, और फिर ऐसे ही इंसान का जो पूरा रवैया ना वो उसको ये कंडक्ट करती हैं। यानी इंसान के रवैये को फिर ये बुरी फितरतें जो होती हैं, ईविल इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो गवर्न करना शुरू कर दी, फिर वो उनको फॉलो करता है, फिर वो उनके मुताबिक चलता है, जैसा कि मिस्टर कर्ट्स जो है यहाँ पे हम देखते हैं करता रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर मिस्टर कर्ट्स को कदर डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है। मिस्टर कर्ट्स का जो करेक्टर अगर आपको आ जाए ना, तो आपने ये जो मैंने ये सिंबल, ये जब से मैंने मिस्टर कर्ट्स का करेक्टर शुरू किया है ना, तो ये सारा मिस्टर कर्ट्स का करेक्टर भी है। तो आप ये यूँ कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है, ये ना सिर्फ इसके सिंबलिज्म के सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ये मिस्टर कर्ट्स के करेक्टर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ, किसी भी कानून की गैर मौजूदगी में, द कॉन्गो में कर्ट्स डज व्हाट एवर रियलाइज, कर्ट्स करता है जो उसका जी चाहता है। देयर इज़ नो लॉ, कोई कानून नहीं है, टू कीप हिज अथॉरिटी एंड चेक एंड कंट्रोल, जो कि उसकी अथॉरिटी को, जो कि उसकी इख्तियार को, उसके दायरा अख्तियार को विद इन चेक एंड कंट्रोल में रख सके, यानी बांध के रख सके, उसको रोक के रख सके, उसको रोके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड करेक्टर कहानी का मार्लो है। मार्लो हमारी कहानी का नरेटर भी है, हमें ये कहानी बंदा ये सुना रहा है वो मार्लो है। और ये मार्लो जो है, मैंने आपको बताया था, जोसेफ कॉनरैड राइटर का माउथ पीस है। जो कुछ एक्सपीरियंसेस, जो कुछ तजर्बात इन रियलिटी हमारे राइटर जोसेफ कॉनरैड ने किए थे अफ्रीका के अंदर, वैसे ही ये मार्लो के थ्रू उसने उसको दिखाने की कोशिश की है, करेक्टर क्रिएट किया है। तो ये मार्लो भी कई चीज़ों को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट भी करता है। सेकेंडली, द करेक्टर ऑफ मार्लो कैन आल्सो बी डिस्कस्ड इन द सिम्बॉलिक सेंस। मार्लो इज हाईली सिम्बॉलिक करेक्टर, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एडवेंचर, उसे एडवेंचर का एक नुमाइंदा कह सकते, वो रिप्रेजेंट करता है एडवेंचर को और लव फॉर नॉलेज को। हम ये देखते हैं कि शुरू से लेके हम देखते हैं कि मार्लो की ये बचपन से ही ख्वाहिश रही थी कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को विज़िट करे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश थी। और ये उसकी ये जो ख्वाहिश है, उसका ये जो जुनून है यहाँ पे दिखाया गया है कि, और लिहाजा वो एडवेंचर का शौकीन उसे दिखाया गया है। एक वजह से सच एन एडवेंचर स्पिरिट, और उसके अंदर ऐसी मुहिम जोई वाला जज्बा है, ऐसी स्पिरिट है, दैट ही हैज़ बिन डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग, कि वो ख्वाहिशमंद रहा है कि वो विजिट करे एंड ट्रैवलिंग करे टू कॉन्गो सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने लड़कापन से ही। दिस शोज हिज इनबॉर्न स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इससे उसकी पैदाइशी जो है कि एडवेंचर की स्पिरिट उसका पता चलता है। ही आल्सो सिंबलाइजेज मैनी मोर एस्पेक्ट्स, वो बहुत से दूसरे पहलुओं को भी रिप्रेजेंट करता है। ही इज़ द सिंबल ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच टू ह्यूमन लाइफ, और ये शख्स जो है उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो ज़िंदगी की तरफ जो है एक फ़लसफ़ियाना सोच रखते हैं। फ़िलोसॉफिकल अप्रोच का मैंने यहाँ पे अंदाज सोच होगा, यानी वो मामले को ऑब्ज़र्व करता है, वो मामले को देखता है। वहाँ पे जब वो कॉन्गो में जाता है तो वहाँ के इंसिडेंट्स देखता है, वहाँ के वाक़या देखता है, वहाँ पे लोगों को देखता है, वहाँ पे कॉलोनाइजर्स की वर्किंग को देखता है, तो उसको एक फ़िलोसॉफिकल अंदाज से सोचता है कि ये क्या है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को परखता है। ही ऑब्जर्व एंड थिंक्स ओवर ह्यूमन नेचर, वो इंसानी ज़िंदगी को मुशाहिदा भी करता है और ह्यूमन नेचर का मुशाहिदा करता है और उसके ऊपर गौर व फिक्र भी करता है। इज़ वेरी फिलोसॉफिकल मैनर, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल अंदाज में। वी सी हिम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, हम उसे देखते हैं वो मुसलसल सोचे जा रहा है ओवर उस बात पर व्हाट ही सीज इन कॉन्गो, जो कुछ उसने कॉन्गो में देखा। बिसाइड्स करेक्टर्स के अलावा भी थिंग्स हैव आल्सो बीन यूज्ड सिंबॉलिकली, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल की गई हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे आइवरी, यानी हाथी दांत जो है, ये एवरी जो है ना, हाथी दांत जो है, ये भी यहाँ पे राइटर ने सिंबॉलिक सेंस में बताने की कोशिश की है। यानी टस्क ऑफ द एलिफेंट आर द सिंबल ऑफ वाइट मैन्स ग्रीड, ये गोरों की, यानी जो वाइट मैन थे, वो जो गोरे थे, वो जो ब्रिटिश थे, वो जो कॉलोनाइजर्स थे, वो जो इंट्रूडर्स थे, वो जो मुदाखलत करने वाले थे, वो जो कब्जे जमाने वाले थे, उनके लालच को जाहिर करता है। द वाइट मैन कैप्चर्ड एंड कंट्रोल्ड अफ्रीका, वाइट मैन ने अफ्रीका के बर आज़म को काबू किया हुआ था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लूटिंग एंड कलेक्टिंग एवरी फ्रॉम कॉन्गो, कॉन्गो से ये सारा कुछ लूटने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। दे आर ग्रीडी ऑफ एवरी, और उन्हें लालच है किसका, हाथी के दांतों का। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए, दे डू नॉट हेजिटेट इवन टू किल द लोकल पीपल, वो लोकल पीपल को मारने से भी परहेज नहीं करते। द फ्रेंच वारशिप, हम देखते हैं कि फ्रांस का एक बैरी जहाज़ जो है वहाँ से, वो जो जिसने असला बरदार जो जहाज़ होता है, छोटा स्टीमर होता है जिसमें असला भी रखा होता है, वो जैसे ही कॉन्गो में पहुंचता है, इज़ यूज टू एज ए प्लेटफॉर्म, उसे वो प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करता है टू फायर ब्रैंडली, ताकि अंधाधुंध फायरिंग कर सके। और अभी साहिल समंदर के करीब ही था, अभी साहिल समंदर को उसने टच नहीं किया था कि वहाँ पे उस वारशिप पे खड़े होकर उन्होंने वहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर दी जंगल में।
दे ग्रीड फॉर एवरी, और हाथी के दांतों के लिए जो उनका जो लालच है, हैज़ मेड दम सो क्रूअल, इतना जालिम बना दिया है, दैट दे स्टार्ट फायरिंग एमलेसली, कि वो बिला मकसद वहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड दे यूज इवन गन पाउडर, और वो बारूद इस्तेमाल करते हैं टू ब्लास्ट द रॉक्स, चट्टानों को ब्लास्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फिजिकली फ्रेल एंड वीक नेटिव्स, और यहाँ पे जो मुकामी बाशिंदे दिखाए गए हैं जिनको फिजिकली काफ़ी कमज़ोर, दुबले पतले और स्मार्ट से भूख की वजह से मारे हुए लोग दिखाए गए हैं, फ्रेल एंड वीक किस्म के लोग दिखाए गए हैं। मुकामी लोग आर द सिम्बल्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द लोकल पीपल, वो मुकामी लोगों की जो अफ्रीका के ममालिक के अंदर जो गुर्बत पाई जाती है, जो पसमानदगी पाई जाती है, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं है, और दैट्स वाई वो वीक रह गए हैं, वो कमज़ोर रह गए हैं, वो बैकवर्ड रह गए हैं, ये चीज़ उसको भी रिप्रेजेंट करती है। दे हैड स्टार्विंग फेसेस, क्योंकि उनके चेहरे जो थे वो स्टार्विंग फेसेस थे, यानी फाका कशी वाले चेहरे। ऐसे लगता था जैसे इन्होंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, कोई बैलेंस्ड डाइट उनको नहीं मिलती, मतवाजन खुराक उनको नहीं मिलती। स्टारवेशन हैड रिड्यूस्ड देम टू स्केलेटन, और ये एक स्टारवेशन है, फाका कशी ने उनको ढांचे बना के रख दिया था। दे कुड नॉट रिसीव एनी सिंपथी, और उन्हें कोई सिंपथी भी नहीं मिल रही थी फ्रॉम द वाइट मैन, इन गोरे लोगों से, इन गैर मुल्कियों से, हु वर पावरफुल एंड प्रॉस्परस, जो कि ताकतवर भी थे और खुशहाल भी थे। वो सी अनदर हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ सफरिंग्स ऑफ द नेटिव्स, हम नेटिव्स लोगों की सफरिंग से एक वाक़या देखते हैं। जब मार्लो वहाँ पे पहुँचता है आउटर स्टेशन पे ही, तो वहाँ पे देखता है कि 6 लोगों को, आधे दर्जन लोगों को गले में लोहे के गोल रिंग, यानी जिसे हम तोक कहते हैं, कॉलर कहते हैं, आयरन कॉलर, वो उनके गले में डाले गए थे, और 7 जंजीरें उनके साथ लगी हुई थी एज ए पनिशमेंट, क्योंकि ये जो कोलोनाइजर्स थे, इन मुकामी लोगों को जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको गले में तोक डालकर उनको कैद व मुशक्क़त की तरह रख के उनसे काम लेते थे। और फिर अगर वो काम नहीं करते थे, हाथी दांत कलेक्ट करके नहीं ला के देते थे, या वो उनके कोई जुमला वो अलाकार नहीं बनते थे, तो फिर वो उनको फिजिकली पनिश भी किया करते थे। हाफ डजन नेटिव्स वर चेंज टू वन अदर, उनको हाफ डजन नेटिव्स को, मुकामी लोगों को चेन, यानी चेन, लोहे की चेनें लगा के बांधा गया था एक दूसरे के साथ। ईच नेटिव इज़ फोर्स्ड, और हर नेटिव जो है इज़ फोर्स टू वियर एन ऑरेंज कॉलर, और उसे एक लोहे का जो कॉलर है वो पहनने पे मजबूर किया गया था, अराउंड हिज नेक, अपने गर्दन के गिर्द। इट शोज वाइट्समैन्स कंट्रोल एंड डोमिनेंस, और ये जो कॉलर डालना, लोहे का कॉलर गले में डालना, इसको हम उर्दू में तौक कहते हैं। तो ये जो तौक उनके गले में डाला हुआ था ना, तो ये उनके कंट्रोल और डोमिनेंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। तो ये तौक जो है सिंबॉलिक सेंस में अगर हम बात करें, तो ये यूरोपियंस के कंट्रोल और डोमिनेंस को ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर बात है कि जिस बंदे के गले में लोहे का तौक डाला गया होगा, जंजीर डाली गई होगी, और जंजीर आपके हाथ में होगी, तो आप तो पूरी तरह उसको कंट्रोल किए हुए हैं ना, तो ये इसलिए। इट शोज कॉनरेड एज इफेक्टिवली यूज दिस इंसिडेंट, उसने इस वाक़े को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। इट शोज फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन, इससे ये भी पता चलता है कि ये ज़बरदस्ती का इस्तेहसाल है, फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन है, यानी उनकी मर्जी से नहीं लूट रहे उनको, बल्कि ज़बरदस्ती उनको लूट रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन है, यानी ज़बरदस्ती की, ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्गो एट द हैंड्स ऑफ द वाइट पीपल, गोरे लोगों के हाथों या यूरोपियंस के हाथों। द साइलेंस ऑफ द वुड्स, और फिर जंगलात की जो खामोशी दिखाई है राइटर ने यहाँ पे इन वुड्स की, और फिर दरख्तों की जो जिस तरह से बहुतात है, जिस कसरत के साथ जो दरख्त हैं, और फिर उनका जो साया है, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा मिस्ट्री और हॉरर को ज़ाहिर करता है, यानी पुरस्रारियत को, मिस्ट्री मीन पुरस्रारियत को, और हॉरर खौफ व हरास को ज़ाहिर करता है। ये सिंबॉलिक सेंस में राइटर ने जो दरख्तों का घनापन है और जंगलात हैं उनको इस्तेमाल किया है। बिसाइड दीज ट्रीज, इन ट्रीज़ के अलावा, बिहाइंड दीज ट्रीज, सॉरी, इन दरख्तों के पीछे जो है वो सेवेजेस जो है वो वहाँ पे छुपे रहते थे। लुर्क होता है तिरछे अंदाज से देखना, छुप के देखना, लुर्किंग करना, वहाँ पे मंडराते रहना। हु वुड अटैक द वाइट इंट्रूडर्स, जो कि उन गोरे हमला आवरों पर या मुदाखलत करने वालों पर हमला भी कर देते थे कभी कभी। दिस रिकरेंट इमेजरी, और इस तरह की बार बार की जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है नावल में, 3-4 जगह इस तरह के इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये जो रिकरेंट यानी बार बार आने वाले जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है, वो सिम्बलाइज करते द लॉन्गर डार्कनेस, एक तवील तारीकी को, विच इज इन द हार्ट ऑफ मैन, जो कि दरअसल इंसान के अंदर पाई जाती है। दस द यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म, लिहाजा जो सिम्बलिज्म का इस्तेमाल है, दिस नावल इज़ नॉट एक्सीडेंटल, ये हादसाती तौर पे इस्तेमाल नहीं किया राइटर ने, बल्कि राइटर ने जानबूझकर इसको इस्तेमाल किया ऐसे लगता है। और ये है कि ये इस नावल का, इसकी नावल की जो कहानी है, इस नावल का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, इसका जो राइटर का मर्कजी ख्याल है, जो राइटर दिखाना चाहता है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसका ये लाजमी हिस्सा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, लिहाजा हम ये कह सकते हैं बाय सेइंग दैट द करेक्टर्स, द थिंग्स, द इंसिडेंट्स एंड इवन द टाइटल, और एक मूवी आपका इसकी एक वीडियो सॉरी आपके लिए टाइटल पे भी होनी चाहिए, इसके जो टाइटल को एक्सप्लेन करें, अक्सर इम्तिहान में आता है। तो ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, यानी दिल की तारीकी या तारीकी भरा दिल,
तो इससे बड़े पता चलता है कि ये सारे का सारा सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया गया, हैव बीन यूज्ड सिंबॉलिकली। लो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो जो है होपफुली के आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और ये मैंने आपको जो ऊपर डेफिनेशन दी है ना, ये डेफिनेशन आप एक ही बार स्टूडेंट्स याद कर लें, ये डेफिनेशन तो इसे एक ही बार आप यूज़ कर लें, ताकि याद कर लें, ताकि आपको कभी भी